चलो लिख लिया ना। देखो, अब दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आप सबको मालूम है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें हम लोगों को तीन चीज़ें पढ़नी है। अल्फा हेलिक्स, याद है ना, बीटा प्लीटेड शीट, एंड कोलाजेन हेलिक्स। अब देखो, ये कौन साहब है? एन रामचंद्र। कौन साहब हैं? एन रामचंद्र। और इन्होंने सोल्व किया किसका स्ट्रक्चर? कोलाजेन का। कोलाजेन हेलिक्स के बारे में किसने बताया? एन रामचंद्र। और कोलाजेन हेलिक्स, ठीक है। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट किसने? लाइनस पॉलिंग, याद रखना। और ये किसने? एन रामचंद्रन। लिखो। दूसरी बात, ध्यान से सुनना। अल्फा हेलिक्स बाई, लास्ट क्लास में हमने बताया था, वन पॉलीपेप्टाइड चेन, याद है ना? बीटा प्लीटेड शीट ठीक है। अरे सुनो, ये है तस्बीह माला। तो इसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? और इसी को हमने ऐसे लपेट दिया तो कौन सा हो गया? अल्फा हेलिक्स। क्या हो गया ये? अल्फा हेलिक्स। ये क्या हो गया? अल्फा हेलिक्स। ये कौन सा हो गया? तो ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया? अल्फा हेलिक्स। अब हमारे पास एक माला है ऐसे, और इसमें है अमाइनो एसिड ऐसे। दूसरा माला है, ये इसके बगल में इसको बिछा दिया, इसके बगल में इसको बिछा दिया, और उसमें है ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस। और इन दोनों के बीच में, इनके अमाइनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको क्या कहेंगे? बीटा प्लीटेड शीट। और इसमें भी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसमें ये है, और इसके ऊपर दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन लिपटा हुआ है। दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन लिपटा हुआ है ऐसे। और इसके ऊपर तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन लिपटा हुआ है। तो कौन सा हेलिक्स? बोलो। कोलाजेन हेलिक्स। कौन सा हेलिक्स? कोलाजेन हेलिक्स। और इसमें भी आपस में कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनमें भी कहीं ना कुछ होता है, और वो कुछ ना कुछ क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें भी है
हाइड्रोजन। ज़्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है, तो यहाँ भी है हाइड्रोजन। तो आपसे कहा जाए कि अल्फा हेलिक्स हो चाहे बीटा प्रीटेड सीट हो चाहे कोलाजन हेलिक्स हो, सबके लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है? आपको ये इतना याद रखना है। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? कोलाजन है, कोलाजन स्ट्रॉन्ग। अब देखो हेलिकल का मतलब क्या हुआ? ऐसे ऐसे मोड़ना। अब कोई चीज़ ये है, एक हमारे पास ये मान लो ये एक रस्सी है, हम इसको ऐसे मोड़ रहे हैं राइट साइड में, ये तो इसको कहते हैं राइट हैंडेड। और ऐसे मोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड। ये एक चीज़ है। और ये ऐसे लेफ्ट हमारा हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। ऐसे मोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये राइट हैंडेड हेलिक्स कहलाएगा। और ऐसे मोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? घड़ी ऐसे चलता है कि ऐसे चलता है? ऐसे चलता है कि ऐसे? मुझे नहीं मालूम। ये घड़ी ऐसे चलता है ना, लेफ्ट हैंड। द लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स इज क्लॉकवाइज और राइट हैंडेड हेलिक्स इज एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रोटीन के अंदर जो भी हेलिक्स होता है वो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, और राइट हैंडेड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑल द हेलिक्स लिख लो, ऑल द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑब्लिक वाइल्ड स्ट्रक्चर इन प्रोटीन ज्यादा बकर बकर मत करो। राइट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड। और राइट हैंडेड का मतलब क्या होता है? कोई चीज लेफ्ट से राइट में घूम रहा है तो राइट हैंडेड, और राइट से लेफ्ट में घूम रहा है तो लेफ्ट हैंडेड। सिंपल, राइट हैंडेड हेलिक्स। और इसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे तुम्हारे सामने क्लॉक है, क्लॉक ऐसे चल रहा है कि ऐसे चल रहा है रे? क्लॉक ऐसे चल रहा है ना, और एंटी क्लॉक कैसे चल रहा है? हाँ हाँ, उल्टा, उल्टा। चलो, तो हाँ एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं भी याद रहे तो काम चल जाएगा, राइट हैंड हेलिक्स याद रखना है। तो प्रोटीन में जब भी हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाएगा वो कौन सा होगा? राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड? राइट हैंड। अब अच्छा, अब पता नहीं यार, हमको क्लॉक भान छोड़ दो, भान में जा, हमको नहीं जानना मतलब राइट हैंड ऐसा मत। हमको बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है, छोड़ो तो। राइट हैंडेड हेलिक्स याद रखो। अब ये क्लॉक होता है एंटी क्लॉक होता है, मुझे कन्फ्यूजन। भाई कोई चीज़ लेफ्ट ऐसे चल रहा है ऐसे, तो वो कहलाएगा राइट, और कोई चीज़ ऐसे चल रहा है तो कहलाएगा लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंडेड को आई थिंक क्लॉक वाइज करना चाहिए। हाँ, अब जो भी है यार, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, वो क्लॉक एंटी क्लॉक में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आप ये याद रखो, यही आता भी है, क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं आता, ये याद रखो। बकवास मत करो, मैं बोल रहा हूँ बकवास मत करो। क्लॉक एंटी क्लॉक भूल जाओ, इसको याद रखो। राइट हैंडेड हेलिक्स, बहुत खत्म बात। हमेशा प्रोटीन के अंदर कौन सा हेलिक्स होगा? राइट या लेफ्ट? राइट हैंड। अब राइट हैंडेड क्लॉक होता था, क्लॉक एंटी क्लॉक होता है, एंटी क्लॉक याद कर लो, हमको नहीं मतलब। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। उससे पहले मैं आप लोगों को एनसीईआरटी में कुछ दिखाना चाहूँगा। ये तो सेल बायोलॉजी है। देखो, ये क्लास 11 का डायग्राम है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। और क्लास 12 का उस पर खोलता हूँ। इट इज मच बेटर इन कंपेयर टू बायो डायग्राम। बायो डायग्राम में कन्वर्सन डायग्राम है, इसमें सिंपल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी, क्वार्टरनी, इसमें भी दिखाया है, उसमें भी दिखाया है। दोनों को देखो पहले, ठीक है ना? ए भाई, क्लॉक एंटी क्लॉक वाली दिमाग मत खर्च करो, उसमें नहीं आता मत बोलो। मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत आज तक कन्फ्यूजन जिंदगी में रहता है। क्लॉक एंटी क्लॉक क्या होता है पूछा भी नहीं जाता है। अब जो होता है, कोई चीज़ ऐसे घूमेगा तो क्लॉक होगा कि एंटी क्लॉक?
और ऐसे घूम रहा है तो वो राइट हैंडेड कहलाता है। तो राइट हैंडेड क्या होगा? एंटी। और लेफ्ट हैंडेड क्या कहलाएगा? क्लॉकवाइज। अब ज़्यादा दिमाग मत खर्च करो, अपने घर में रखो अपना दिमाग, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो प्रोटीन में हमेशा कौन सा हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड? राइट हैंडेड। आपके पास एक तवे, ये देखो ये टवेल है मान लो। अब मम्मी जो है ना इस टवेल को क्या करती है, ऐसे निचोड़ रही है तो राइट हैंडेड है, और ऐसे निचोड़ रही है तो लेफ्ट हैंड। दाएं तरफ ऐसे मोड़ रही है तो ये कौन सा हेलिक्स हो गया? राइट। और अगर ऐसे मोड़ रही तो कौन सा हेलिक्स हो गया? घोस। बस खत्म। प्रोटीन में हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है, याद रखना। चलो आ जाओ। अब इस डायग्राम को देख के क्या लग रहा है? प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्या बना और सेकेंडरी से क्या बना? यही तो लग रहा है ना। और टर्शियरी से क्या बना? what this diagram is giving the information. So this diagram giving the information that primary structure will give rise secondary, and secondary structure will give rise tertiary, and tertiary will give rise quaternary. इस डायग्राम से। और कुछ हद तक ये बात ठीक है, बट नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन कुछ हद तक ये बात ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ दिक्कतें भी। लेकिन अभी हम पहले ठीक बात को समझेंगे, बेवकूफ़ी वाली बात को अभी हमें नहीं समझना। इस डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर था, उसको मोड़ दिया ऐसे ऐसे से, तो क्या बन गया? और उसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को उठाया, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, क्या बन गया? टर्शियरी। और उसके बाद हमने क्या किया? 2 चाहे 3 चाहे 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर को एक साथ जमा कर दिया, क्या बन गया? वाटर। नहीं कुछ आया? कुछ आया? हमारे पास एक था प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसको ऐसे 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 मोड़ दिया सेकेंडरी। अब उसको मोड़ने के बाद ये ऐसे से मुड़ गया। हमारा रुमाल किस दिन काम आया? हाँ, ये है प्राइमरी। इसको ऐसे ऐसे मोड़ दिया तो ये क्या हो गया? अब फिर इसको ऐसे कर दिया, ये क्या हो गया? और ऐसे ही 2-3 रुमाल एक साथ जमा कर दिया, क्या हो गया? हो गया खत्म। आगे क्या बात खुद पढ़ो। अब सुनो, ध्यान से सुनना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक होता है। कैसा होता है? थ्रेड लाइक। लेकिन जब इसको आप ऐसे, ये तो 2D बनाया ना, ऐसा नहीं होता है, खाली ऐसे ही नहीं मुड़ते हैं, ये ऐसे 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 कई से एक गोल सा स्पेस स्ट्रक्चर बन जाता है। किसमें? टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? मोस्टली स्फेरिकल। कैसा होता है? बाई मल्टीपल फोल्डिंग्स। तो बताओ, आपसे मैं अभी पूछ रहा था प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड है? ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, एडिशनल कौन सा बॉन्ड बन गया? अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये प्रोटीन जो है ऐसे मल्टीपल ऐसे ऐसे फुल होके, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा बहुत सारे बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर को बनाने में। लिखो एक पॉइंट, पहले लिखो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट डाउन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। Second, generally, not always, generally, when secondary structure hold multiple time to form, जनरली टर्म याद रखना, नॉट ऑलवेज लेकिन मोस्टली, टू फॉर्म अ 3D स्फेरिकल स्ट्रक्चर। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल स्फेरिकल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज विच स्ट्रक्चर? टर्शियरी स्ट्रक्चर। कौन सा? बकवास मत करो, खामोशी से देखो, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्लीज। अब आपने इसको मल्टीपल फुल हाथ से थोड़े किया है, तो सेल के अंदर होता है कि कहाँ पे होता है, तो वो बात हम बताएंगे, जहाँ भी होता है होता है। अब जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बना है तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज कैसे रहता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना,
डाइसल्फाइड बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड जो है ना मिलके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब ये सब के बारे में सियर व्हाट आर यू डूइंग, बहुत सारे बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शन, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ोगे। आयनिक इंटरेक्शन भी केमिस्ट्री में पढ़ोगे। उसके बाद आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी केमिस्ट्री में पढ़ोगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पढ़ोगे। तो बहुत सारे बॉन्ड मिलके इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। तो लिखोगे वेरियस टाइप ऑफ, लिखो नीचे वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्टेबलाइज द दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से, दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो कौन कौन से, तो लिखोगे, नाम लिखो। आपको ये रटना होगा, इसमें समझने का कोई है नहीं, क्योंकि हम इन बॉन्ड्स को हम बिल्कुल नहीं समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से, तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा यहाँ भी, उसके अलावा आयनिक इंटरेक्शन क्या होता है सब मोहित सर पढ़ाएंगे आप लोगों को। उसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, उसके अलावा वांडरवाल बॉन्ड, सुना होगा बंदरवाल बॉन्ड, सुना है ना, हाँ, तो बंदर इसमें इस्तेमाल होता है, हाँ, वांडरवाल बॉन्ड। उसके अलावा इसी आयनिक इंटरेक्शन का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। कुछ क्या होता है मैं नहीं कुछ बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, नीचे से छत पर भी कूद जाओ। डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपसे सीधे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय, तो आपको ये सारे नाम ध्यान में रखने होंगे, केमिस्ट्री में भी आता है, बायो में भी आता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय, और इसी के नीचे नोट करके लिखना, वो तो लिख ही दिया, 3D स्फेरिकल स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर मोस्टली क्या होता है 3D, और इसके नीचे नोट करके आप लिखना इन मेजॉरिटी ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, in majority of tertiary structure there is one or more than one depression, one or more than one depression known as active site, known as एक्टिव साइट। क्या होता है डिस्कस करेंगे इस एक्टिव साइट के बारे में। लिख लिया था ना उधर वाला, हाँ हाँ, ये लिखा था कि नहीं, हाँ, तो उसके बाद ये लिखो कि क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या लिखोगे, लिखोगे कि वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड स्टेबलाइज द टर्शियरी स्ट्रक्चर, कौन सा, तो ये सब नाम आपको ये सब याद रखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वांडरवाल बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एक्सेट्रा। और उसके नीचे लिखना इन मेजॉरिटी ऑफ देयर इज वन और मोर देन वन डिप्रेशन, जैसे उलन बॉल के जैसा दिखता है। अब ये एक उलन बॉल है, मान लो ये एक उलन, टर्शियरी स्ट्रक्चर मोस्टली लुक लाइक, लेकिन इस उलन बॉल में कहीं कोई डिप्रेशन नहीं है, लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जगह जगह डिप्रेशन होता है। ये उलन बॉल है, अभी ये ऊन का गोला है, होता है ना, मम्मी जाके खरीदती है ऊन का गोला, ठीक है ना, भिंडी बाजार से, और इसमें यहाँ पे डिप्रेशन है, अरे यहाँ पे डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 5 होगा, हो सकता है किसी में हो भी नहीं, लेकिन ज़्यादातर में 1 या 1 से ज़्यादा डिप्रेशन होता है, और उनको क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। तो बाकी उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, सुनो मेरी बात ध्यान से, मोस्टली फॉर्म बाय फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी, लेकिन डायरेक्टली प्राइमरी स्ट्रक्चर से भी बन जाता है। तो ये बात आपको लिख के याद रखना होगा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर मोस्टली फॉर्म बाय
सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बट में अल्सो फॉर्म बाई, ये बात आपके बुक में नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, अल्सो फॉर्म बाई डायरेक्टली। अरे भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर डायरेक्टली एक लीनियर सीक्वेंस, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है और डायरेक्टली ये ऐसे 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 हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर। मोस्टली फॉर्म बाई, बिना ऐसे होने के बाद नहीं, सीधे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे फोल्ड करके एक ऊन का गोला बना गया, तो मोस्टली फॉर्म बाई सेकेंडरी, बट में ऑल्सो फॉर्म बाई प्राइमरी स्ट्रक्चर। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ये आपके बुक में नहीं है, दिस इज नॉट इन योर बुक, लेकिन इसको याद रखना है। अब ज्यादातर हार्मोन और एंजाइम किस स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर में होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। ज्यादातर हार्मोन और एंजाइम किस स्ट्रक्चर में होता है? कौन सा स्ट्रक्चर होता है? मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर इन टर्शियरी स्ट्रक्चर, मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम इन टर्शियरी स्ट्रक्चर, याद रखना। तो आपको लिख लेना है इसके नीचे कि मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स and enzymes are in which structure? Tertiary structure। उसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, कौन सा ग्लोबुलिन? अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन, वो कौन से स्ट्रक्चर हैं? टर्शियरी। इंसुलिन नॉट टर्शियरी, दे आर इन क्वाटरनरी। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ में आया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझ में आया, टर्शियरी स्ट्रक्चर समझ में आया। ये हो गया, हो गया, सबने कर लिया, हो गया ना सबका? चलो जल्दी करो जल्दी करो, फिर ये लिख लेना, ये इसी का कंटिन्यूएशन है, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस, ये इसी का कंटिन्यूएशन है, ये वाला। और इसको लिखने के बाद फिर ये पॉइंट लिखना, फिर ये पॉइंट लिखना। अब क्या होता है, अब क्या होता है सुनो, हो गया ना ये? अब देखो, जैसे कि मान लो, प्लीज लिसन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और इसका एग्जाम्पल लिखो, पहले एग्जाम्पल लिखो। टर्शियरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल में लिखना, लिखे भी ऑलरेडी आई थिंक, एल्बुमिन, ये तो प्रोटीन और एंजाइम तो है ही है, एल्बुमिन, उसके अलावा मायोग्लोबिन लिख लो, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं, मायोग्लोबिन। भाई ज्यादातर हार्मोन और एंजाइम तो है ही, उसके अलावा एल्बुमिन, मायोग्लोबिन, ये सब कौन से स्ट्रक्चर हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब आ जाओ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल में लिखो, हीमोग्लोबिन पॉलीमर, हीमोग्लोबिन मल्टीमेरिक हीमोग्लोबिन। अब कहोगे ये क्या बला है? मल्टीमेरिक हीमोग्लोबिन, सीधे हीमोग्लोबिन नहीं, मल्टीमेरिक, अभी बताऊंगा। दूसरा लिखो, इसके एग्जाम्पल पहले लिखते हैं फिर समझेंगे क्या होता है। दूसरा लिखना एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, और ब्रैकेट में लिखना गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। उसके बाद लिखना इंसुलिन, ये हार्मोन है लेकिन ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, और हार्मोन, ज्यादातर हार्मोन टर्शियरी है लेकिन ये हार्मोन होते हुए भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब क्या है वो अभी मैं बताता हूँ, क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलो लिखो, देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, लेफ्ट हैंड इज अमाइनो ग्रुप, राइट हैंड इज, लेफ्ट इनको एन टर्मिनल, राइट इनको सी टर्मिनल, कोई दिक्कत? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिकल होगा, सीट होगा, या तीन क्वाइलिंग होगी, तीन तीन क्वाइलिंग होगी, कोई दिक्कत?
टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मल्टीपल फोल्ड हो गया है या प्राइमरी स्ट्रक्चर मल्टीपल फोल्ड हो गया, ज्यादातर सेकेंडरी से। और वो कैसा बन गया, ऊन का गोला, उसमें एक या एक से ज्यादा डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन को हम क्या नॉर्मली नाम देते हैं, एक्टिव साइड। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आंसर सुनो, दो या दो से ज्यादा है, उस लड़के का नाम क्या, मारना उसके पीछे एक मुक्का कस के मारो, तो कस के एक मुक्का मारो रे। दो या दो से ज्यादा सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर, नहीं ध्यान से इस बात को सुनना, मैं एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हम दोनों ने मोहब्बत कर लिया और एक साथ आ गए, साथ ही हाथ बढ़ाना, इसने हाथ बढ़ा दिया, मैंने हाथ बढ़ा दिया, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्वार्टर। अब ही इज अ पॉलीगेमस, ही हैज ए 4 वाइफ्स, और अब दो हाथ से दो लोग, एक हाथ से दो को, एक हाथ से दो को, क्वाटरनरी। आजकल होमो, चलो हटाओ, सेक्सुअलिटी का भी, चलो हटाओ, मार के हम सबका हाथ पक उसी में चिपका देंगे हम। हाँ सुनो, तो देखो क्वार्टर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर या दो से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर एक साथ आ गया बाय ए स्पेशल इंटरेक्शन, नॉट लाइक मैरिज, by a special interaction, then the complete structure is known as quaternary। कौन सा स्ट्रक्चर, लिखो, अभी मल्टीमेरिक का भी बात बताएंगे, लिखो, when two or more than, when two or more than two secondary structures of protein oblique tertiary structure of protein, come together by a special interaction। अब वो स्पेशल इंटरेक्शन क्या होता है तुम लोग को बस जान लिख लेना है, टुगेदर बाई स्पेशल इंटरेक्शन, नॉट लाइक मैरिज, स्पेशल इंटरेक्शन, द स्ट्रक्चर इज नोन एज, द स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये, एक टर्शियरी, सॉरी करें एक, हाँ ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये चौथा टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये चारों एक साथ आ गया, ये चारों एक साथ आ गया, और इसमें यहाँ पे कुछ कुछ होता है, इसमें यहाँ पे कुछ कुछ होता है, इसमें यहाँ पे कुछ कुछ होता है। इस टर्शियरी स्ट्रक्चर का नाम है अल्फा ग्लोबुलिन, इसका भी नाम है, अल्फा हेलिक्स नहीं है, अल्फा ग्लोबुलिन, और इसका नाम है बीटा ग्लोबुलिन, आप लोग बनाओ, और इसका नाम है बीटा ग्लोबुलिन, और ये चारों एक दूसरे से मोहब्बत कर चुका है और एक जगह आ गया है, और जब एक जगह आ गया है तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है, दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज
दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज मल्टीमेरिक हीमोग्लोबिन। लिखो पहले और बनाओ और लिखो। दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज, अभी मल्टीमेरिक का भी मतलब बताएंगे, लेकिन हम लोग नॉर्मल बोल चाल में इसको सिर्फ हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन सिर्फ कहना ठीक नहीं है, लेकिन कहा जाता है, क्योंकि कोई मल्टीमेरिक टर्म इस्तेमाल नहीं करता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन। तो जब कभी हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीमेरिक। तो कहोगे यार मोनोमेरिक क्या है, बताएंगे, पहले लिखो इसको। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर एक साथ आ गया। कितने स्ट्रक्चर आ गए, 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर एक साथ आ गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीमेरिक हीमोग्लोबिन। मल्टीमेरिक हीमोग्लोबिन। चलो देखो, ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है। दीज आर द दीज आर द मोनोमेरिक हीमोग्लोबिन। अब कहो ये क्या है यार, तो देखो मैं आप लोगों को चलो देखो, मोनोमेरिक ऐसा मोनोमेरिक प्रोटीन का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोटीन जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको क्या कहते हैं। और ऐसा प्रोटीन जिसमें मोर देन हो, तो ये वाला पूरा ये जो है, इसमें एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन नहीं है, एक है। तो इस पूरे को क्या कहेंगे, पॉली। और इसमें ये इंडिविजुअली क्या है, मोनोमेरिक पॉली। तो ये है मोनोमेरिक पेप्टाइड चेन, मोनोमेरिक मोनोमेरिक, और 4 मोनोमेरिक मिलके एक पॉलीमेरिक हीमोग्लोबिन। तो जब हम वर्ड हीमोग्लोबिन इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये 4। तो चारों के अंदर एक ये मोनोमेरिक हीमोग्लोबिन है, दूसरा मोनोमेरिक हीमोग्लोबिन है, तीसरा मोनोमेरिक हीमोग्लोबिन है, चौथा मोनोमेरिक हीमोग्लोबिन है। 4 मोनोमेरिक हीमोग्लोबिन हैं। कितने, 4 मोनोमेरिक हीमोग्लोबिन। और ये चारों एक साथ यूनाइट होके क्या बना है, एक मल्टी। तो जब कभी हम हीमोग्लोबिन वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं हीम के बारे में भी बताऊंगा, घबराओ मत, ग्लोबिन के बारे में भी बताऊंगा। तो यहां तक समझ में आया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, क्वार्टरनरी, जिसमें 2 अल्फा ग्लोबिन है, 2। अब देखो, अगर हम ये लिख लिया ना, अगर हम अल्फा ग्लोबिन कहें, अगर अल्फा ग्लोबिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखोगे तो ये है। किस कलर से बनाया अल्फा ग्लोबिन को, ग्रीन से ना। तो ये है अल्फा ग्लोबिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लोबिन। और ये पहले ऐसे क्वाइल होता है, ऐसे क्वाइल होता है, और फिर उसके बाद ये सेकेंडरी है, और फिर ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ठीक है ना। ये फिर ऐसे बनता है, ठीक है ना, फिर ये ऐसे बनता है। इधर भी देख लीजिए, इधर भी बच्चों के टेबल पे देख लीजिएगा, इस साइड में भी, इस साइड में भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए। ये कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो ये सेकेंडरी हुआ, और सेकेंडरी से टर्शियरी। तो 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर, 2 अल्फा ग्लोबिन, 2 बीटा ग्लोबिन, क्या बनाया, मल्टीमेरिक हीमोग्लोबिन।
अब देखो, आप कहोगे ग्लोबिन, ये है ग्लोबिन। हीम क्या है? हीम देखो, प्रोटीन दो तरह के होते हैं, याद करो, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्रोटीन मेड बाय ओनली अमाइनो एसिड। तो ये है, मान लो ये है अल्फा ग्लोबिन का प्राइमरी सीक्वेंस, ये अल्फा ग्लोबिन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये अल्फा ग्लोबिन का, इसमें कहीं हीम नहीं है। हीम क्या है? तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हीम क्या है? नहीं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो यहां पे इसमें अटैच है। हीम इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर में अटैच है। तो हीम प्लस ग्लोबिन इज नोन एज हीमोग्लोबिन। तो व्हाट इज हीम? तो हीम इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बट नॉट प्रोटीन। लिखो पहले, हीम इज एंड, ये बनाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस। बना लिए तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, इसी में यहीं लिख देता हूँ। हीम इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हीम इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हीम क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। व्हाट इज हीम? तो हीम इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बट नॉट प्रोटीन। हीम की अभी सर्जरी करेंगे, बट नॉट प्रोटीन। अब तुम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मोहित सर पढ़ाएंगे आपको, एक कंपाउंड होता है ऐसा, उस कंपाउंड को देखो, ये बना लेना, मोहित सर पढ़ाएंगे, इसको डिटेल में समझाएंगे। मतलब एक इस कंपाउंड के बारे में, इसको कहते हैं पाइरोल। पाइरोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे शायद ऑक्सीजन होता है, मुझे याद नहीं है, जो भी शायद ऑक्सीजन होता है, पाइरोल। अब ऐसा 4 पाइरोल जब एक साथ आ जाता है, ये एक पाइरोल, दूसरा पाइरोल, ये बना लेना है, 4 पाइरोल एक साथ आ गया। पाइरोल क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब 4 पाइरोल जब एक साथ आ गया, तो ये एक साथ आ गया और स्पेशल बॉन्ड से अटैच हो गया, इसको कहते हैं पोरफायरिन। क्या कहते हैं? पोरफायरिन। डबल आर होता है, शायद डबल आर होता है, मोहित सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में। तो पाइरोल से क्या बना? और कितना? 4 पाइरोल। अब इसके अंदर क्या आ जाता है? तो इसके अंदर आता है Fe2+। क्या आ जाता है इसके अंदर? Fe। कैसे आता है वो सब नहीं आपको पढ़ना है, बस इतना जान लो, यही इसी में तुम लोग को बुखार लग रहा होगा कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं भाई साहब। तो ये आपको नहीं समझोगे ना तो क्वेश्चन नहीं होगा, ये आपके बुक में डायरेक्टली नहीं है, Fe2+। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हीम। दिस इज कॉल्ड एज हीम। दिस इज द हीम। व्हाट इज हीम? दिस इज हीम। ये प्रोटीन नहीं है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक हीम में कितना आयरन? एक। किस फॉर्म में? फेरस या फेरिक? फेरस फॉर्म। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन इसे सोल्व होगा, तुम लोग अभी देखना। अभी पहले आप लोग बना लो इसको। तो 4 पाइरोल मिलके एक पोरफायरिन बनाया, उस पाइरिन में, पोरफायरिन के अंदर Fe2+, Fe3+ नहीं, Fe2+ घुसा, तो उसको हम कहते हैं हीम। और ये हीम जाके चिपक गया किससे? अल्फा ग्लोबिन से, तो अल्फा हीमोग्लोबिन। बीटा ग्लोबिन से, तो बीटा हीमोग्लोबिन। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो बनाओ उसको, फिर मैं अभी कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। बनाना जरूर। अब देखो, अल्फा ग्लोबिन के साथ एक हीम अटैच हो गया तो क्या बनेगा? अल्फा हीमोग्लोबिन। अब बीटा चैन के साथ एक हीम अटैच हो गया तो क्या बनेगा? और हम बोलते हैं जब हीमोग्लोबिन, इसका मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है या प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर? मल्टीमेरिक या मोनोमेरिक? तो जब मैं हीमोग्लोबिन बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन आता है नीट में
कि हीमोग्लोबिन में कितना हीम, 1 या 4, कितना आयरन। इसी कुर्सी से तुम्हारा हम सर तोड़ देंगे, पागल लड़की। यहाँ पे कितना हीम है तो कितना आयरन होगा, 4 हीम में 4 आयरन नहीं होगा, एक आयरन कैसे होगा रे? एक हीम में एक आयरन आता है नीच में। अब सीधे हम डायरेक्ट रटवाएंगे तो आप भूल जाओगे, डायरेक्ट रटवाएंगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप भूल जाओगे, गलत कर बैठोगे। लेकिन अब आज के बाद आप गलत नहीं करोगे। तो आपसे जब पूछा, सीधे डायरेक्ट आता है, ये नहीं आता मल्टीमेरिक मोनोमेरिक। मोनोमेरिक का मतलब हुआ ऐसा प्रोटीन जिसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो, और मल्टीमेरिक का मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें मोर देन 1। मोनोमेरिक प्रोटीन का ये आपको लिख लेना चाहिए। मोनोमेरिक प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन हैविंग 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन हैविंग 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। और मल्टीमेरिक का मतलब होता है प्रोटीन हैविंग मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अगर मैं आपसे कहूं, सीधे आता है नीचे में क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कितना हीम, कितना आयरन, आयरन किस फॉर्म में, फेरस या फेरिक, फेरस। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन में ये 4 ग्लोबिन है, उसमें 2 अल्फा एंड 2 अल्फा एंड 2 बीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो ये क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं यहीं पे लिख देता हूं। 4 हीम, 4 ग्लोबिन, 4 आयरन इन फेरस फॉर्म, फेरस फॉर्म, एक ये, एक ये, एक ये, इसमें 2 अल्फा ग्लोबिन एंड 2, अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर क्या डिफरेंस है, तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। अल्फा ग्लोबिन में ये अब नहीं आता है, पहले आता था। अल्फा ग्लोबिन में होता है टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 141 अमाइनो एसिड। एक अल्फा ग्लोबिन में कितना अमाइनो एसिड, 141, और एक बीटा में 146। ये अब नहीं आता है, अब नहीं आता है। एक अल्फा ग्लोबिन में कितना अमाइनो एसिड, 141 अमाइनो एसिड। नहीं आता है, मैं कर रहा हूँ नहीं आता है, लेकिन लिख दे रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है। नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, हाँ नहीं आता है, हाँ लेकिन मेरा मन कर रहा है इसलिए लिख दिया हूँ। आप लोग लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। पहले आता था, PYQ करोगे 2007 से पहले वाला, तो उसमें आएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन 1 हीमोग्लोबिन। तो बताओ जोड़ के, एक हीमोग्लोबिन में कितना अमाइनो एसिड, 141। मार के मुंह तोड़ देंगे हम, पूछा कितना, तो नहीं आता है। अरे बेवकूफ, 141 इंटू 2 प्लस 146 इंटू 2 जोड़ोगे तो 574 आएगा। नहीं आता है, 2007 से पहले आता था, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये अभी भी आता है, ये अभी भी आता है। आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया सुना है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन का थोबड़ा खराब हो जाता है, हीमोग्लोबिन का थोबड़ा खराब हो जाता है। और हीमोग्लोबिन में किसका, अल्फा का या बीटा का? ये आप लोग का होमवर्क है यो, और ये आता है आपके बुक में भी है, जेनेटिक्स में। इन सिकल सेल एनीमिया व्हाट हैपेन। अब आपको मैंने क्लू दे दिया, आपको ये गूगल से देख के आओ, कैसे भी बताओ। अब प्लीज एक बात और याद रखना, और ये भूलना तुम लोग के लिए हराम है। देखो सुनो, यहां पे NH2 होता है, बाहर की तरफ जो निकला होता है ना, इसको कौन से कलर से लिखे कि तुम लोग को दिख जाएगा।
कौन सा कलर लिखे रहे? रेड। हाँ, यहाँ पे NH2, बाहर बाहर में NH2, NH2, यहाँ पे NH2, और इधर में COOH। यहाँ पे समझ रहे हो क्या है ये? नहीं समझ रहे हो तो जाओ जहन्नम में जाओ। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो जहन्नम में। याद रखना, ये ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज जब पढ़ाऊंगा ना तो ये कंसेप्ट बहुत इस्तेमाल होगा। हाँ सुनो, याद रखना। हाँ मैं जान रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा है। देखो सुनो, आप दुनिया वाले जहन्नम की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? ठीक है ना? तो COH किधर? एक इन पे क्या है? अमाइनो, बाहर वाले इन पे, और अंदर वाले में चारों के पास क्या है? COH। याद रखना। नहीं उल्टा लिख दिया हमने, सॉरी। चलो चलो लिखो 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 लिखो। कार्बा अमाइनो कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं यार ठीक तो है। यार कंसेप्ट में सही है, सही है, ये सही है। लिखो लिखो लिखो, सही है। अब हो गया, आगे नहीं हो रहा, ये तो रूठ गया। चलो कोई बात नहीं, लिख दो लिख दो। NH2 CO2 यहाँ पे हाँ कार्बा अमाइनो, और यहाँ पे क्या होगा? COH। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। COOH। याद रखना यार, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक इन अमाइनो होगा, एक इन कार्बोक्सिलिक होगा। उनका गोला भी बन गया तो एक दोनों दो इन तो होगा ना। एक रस्सी है, इस रस्सी में एक इन अमाइनो है, एक इन कार, अब इसको गोला भी बना दो तभी तो एक इन अमाइनो ही रहेगा, एक इन कार्बोक्सिलिक रहेगा कि नहीं रहेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड इट मस्ट बी मेमोराइज, क्योंकि ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज इसके बगैर समझ में नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 इसके बगैर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये वाला याद नहीं करना है। कौन सा? आप चाहे तो उसको याद कर लीजिए, नुकसान नहीं है, फ्यूचर में काम आएगा, जिंदगी रहेगी तो आपके। ये आपके काम का नहीं है अभी के लिए। बाकी जितना बात इसमें बताया है ना, सब काम का है और सब का एप्लीकेशन है। और डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है क्या कि कितना हीम, कितना ग्लोबिन, कितना आयरन, किस फॉर्म में। किसी किसी के हीमोग्लोबिन में आयरन फेरिक फॉर्म में हो जाता है तो उसको हीमोग्लोबिन नाम नहीं देते हैं, उसको नाम देते हैं मेट हीमोग्लोबिन। क्या नाम देते हैं? और ये आता है, और ये आता है। सम टाइम इन हीमोग्लोबिन iron in ferric form. Which form? Ferric form. Ferric form का मतलब Fe3 plus. And in that cases, hemoglobin known as बोलो मेट हीमोग्लोबिन। ये याद रखना, ये सब ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज में काम आएगा। लेकिन जो यहाँ जरूरत है मैं वहीं यहीं बताऊंगा, वहाँ ये बात दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं वहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन बताऊंगा, वहाँ पे ये बात मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे इस चैप्टर में समझाना जरूरी है, वहाँ नहीं जरूरी है। और इसको बगैर पढ़े आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज समझ ही नहीं सकते हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज आप समझ ही नहीं सकते हो, इसीलिए मुझे ये स्ट्रक्चर पूरा बताना पड़ता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि हीम में कितना हीमोग्लोबिन में कितना हीम? 4। कितना ग्लोबिन? 4। कितना अल्फा ग्लोबिन? 2। कितना बीटा ग्लोबिन? 2। कितना आयरन? 4। किस फॉर्म में? फेरस फॉर्म। अगर फेरिक फॉर्म में गए तो उसका नाम क्या देंगे? मेट। एंड दैट इज अ टॉक्सिक फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। खैर वो आपके लिए नहीं, बस इतना याद रखना है, ठीक है? तो ये एक क्वार्टर है। ऐसे ही एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्लास 12 में पढ़ाऊंगा, इंसुलिन का भी स्ट्रक्चर क्लास 12 में पढ़ाऊंगा, है वो भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्लास 12 में पढ़ाएंगे। पूरे एंटीबॉडीज 4 घंटे पढ़ाई होगा, 4 घंटे का टॉपिक है एंटीबॉडीज, तो क्लास 12 में इम्यूनोलॉजी, बेसिकली इम्यूनोलॉजी नॉट एंटीबॉडी। इम्यूनोलॉजी जो है ना पूरे आधे घंटे का, उसमें अच्छा खासा टाइम एंटीबॉडीज में आएगा। तो एंटीबॉडी का भी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, और कौन सा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है? इंसुलिन। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्लास 12 में पढ़ाएंगे, इसका भी स्ट्रक्चर क्लास 12 में पढ़ाएंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी जानना आपके लिए जरूरी था, इसलिए हमने ये बताया। अब आपके एनसीईआरटी में अभी पढ़ना मत, अभी आप लोग को अभी भी एनसीईआरटी का बुक बायो वाला नहीं समझ में आएगा, खास करके केमिस्ट्री वाला समझ में आ जाएगा, बायो वाला नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अननेसरी बीसी किया है, अननेसरी। और वो मैं आपको जब एक बार बता दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लाइन आप अभी याद कर लो मेरे समझ से।
बताया था ना, प्रोटीन हैव ओनली, यस, जब कभी प्रोटीन में हेलिक्स होगा क्या होगा, बाकी का नेक्स्ट क्लास में, बाकी का नेक्स्ट